किसी ने इसे आसेब का साया कहा, किसी ने गमे दौरा को इसकी वजह करार दिया। सन 1839 में पहली बार पता चला कि ये एक बीमारी है जिसे बादआज़ार टीबी का नाम दिया गया। टीबी एक मुतअद्दी मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को हो सकती है। टीबी इंसानियत के खिलाफ बरसरे पैकार सबसे पुरानी बीमारी है। माजी में नाकाबिले इलाज होने की वजह से ये बीमारी लाखों इंसानों को लुक़माए अजल बनाती रही, लेकिन आज टीबी की वजह से जिंदगी पर पड़ने वाले मौत के साए छट चुके हैं। आज टीबी एक काबिले इलाज मर्ज है जिसके लिए सिर्फ आगाही की जरूरत है। आज हम जिस बीमारी के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं, इसको उर्फ़ आम में टीबी या तपदिक कहा जाता है। ये बीमारी कोई आज की बात नहीं है। इसका और नस्ल इंसानी का अज़ल से चोली दामन का साथ है। कहते हैं कि आज से 4600 साल पहले का इंसान भी, बेशक वो तालीमी लिहाज से इतना आगे नहीं था, लेकिन इस बीमारी से फिर भी उसको इस बीमारी के मुतालिक जानकारी थी। 460 कबल मसीह में और हिपोक्रेट्स के ज़माने में भी लोग इस बीमारी को जानते थे, लेकिन उस वक्त इस बीमारी का नाम जिस्म को खा जाने वाली बीमारी, कंजम्पशन के तौर पे लिया जाता था, और उस वक्त की ये बीमारी सबसे लीथल बीमारी समझी जाती थी। लीथल से मुराद ये है कि जब टीबी हो जाती थी तो यही समझा जाता था कि ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। गो कि उस वक्त हम टीबी का लफ्ज़ उस वक्त के लोग नहीं जानते थे, लेकिन कंजम्पशन के तौर पे इसी बीमारी को जाना जाता था। सबसे पहले 24 मार्च 1882 को एक जर्मन के साइंसदान डॉक्टर रॉबर्ट कॉक थे, जिन्होंने इसका जरसूमा दरियाफ्त किया और दुनिया को ये बताया कि यह बीमारी जरसूमे से फैलती है। जो इसके मुतालिक पहले लोगों के मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात, मिसकॉन्सेप्शंस थी, उसको दूर किया और ये बताया कि ये वो बीमारी है जो एक नन्हे से जो जरसूमे से फैलती है, और ये जरसूमा इतना बारीक और छोटा है कि सिर्फ खुर्दबीन से ही ये जरासीम नज़र आ सकता है। और फिर जब 24 मार्च 1882 को डॉक्टर साहब ने ये बात डिक्लेयर की और लोगों को बताया, तो ये समझा जाने लगा कि अब इस बीमारी का जवाज़ या वजह हमें समझ में आ गई है और कि ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है। तो अब इस बीमारी का इलाज आसान हो जाएगा और वो वक्त दूर नहीं होगा जबकि हम दुनिया से इस बीमारी को, इस मूजी बीमारी से बनी नौ इंसान की जान छुड़ा लेंगे। लेकिन शोमी किस्मत कि अगर हम आज के दौर को देखें तो दुनिया में 90 लाख लोग जो हैं इस बीमारी का किसी न किसी तरह शिकार हैं, और हर साल 3 लाख लोग जो हैं वो इस बीमारी की वजह से लुक़मा अजल बन जाते हैं। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेशंस करें, तो ये कोई 8-10 सेकंड में एक शख्स दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त एक शख्स इस बीमारी की वजह से जहान फ़ानी से कूच कर रहा है। ये बीमारी गो के इसके ऊपर बहुत ज़ोर लगाया गया, हुकूमतों ने भी जोर लगाया, साइंसदानों ने भी जोर लगाया, डॉक्टर्स ने भी जोर लगाया, लेकिन अभी तक बहुत सारे मुल्कों में जो गरीब अक़वाम हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक कहे जाते हैं, उसमें इस बीमारी को पूरी तरह काबू नहीं किया जा सकता। गो के कुछ कामयाब कौमें हैं जो जिनके पास पैसे भी हैं और जो उनके पास साइंसी तरक्की भी है, उन्होंने अपने मुल्क से इस बीमारी को निकाल बाहर किया है, छुटकारा पा लिया है। लेकिन तीसरी दुनिया में अभी तक ये बीमारी बहुत ज़्यादा, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बीमारी का बर्डन है, वो तीसरी दुनिया पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस बीमारी का ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ है। हर साल WHO 22 मुल्कों की एक लिस्ट जारी करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाई बर्डन कंट्रीज़। तो पाकिस्तान कभी 7वें नंबर पे आ जाता है, कभी 6ठे नंबर पे आ जाता है, इस दफ़ा वो 5वें नंबर पे है। मतलब इससे 4-5 मुल्क ही ऐसे हैं जिसमें टीबी की बीमारी पाकिस्तान से कम है।
तो इसकी कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ कहते हैं कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। शायद हमारे जो हुकूमतें हैं या हमारे जो अवाम हैं या वो जो एसोसिएशंस हैं जो इसमें काम कर रही हैं उस हिसाब से काम नहीं कर सकी कि हम इस मुल्क से इस टीबी की बीमारी को निकाल देते। इस वक्त भी हर 1 लाख आबादी के पीछे पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा टीबी के मरीज़ हैं, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8-10 लाख मरीज़ कम से कम हर वक्त पाकिस्तान में टीबी के मरीज़ मौजूद हैं। अब यह है कि ये बीमारी होती क्यों है और ये फैल क्यों रही है और ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये बीमारी एक नन्हे से जरासीम से होती है जो कि एक मरीज के फेफड़े के अंदर घर बनाकर रहते हैं, और इसी लिहाज से हम ये कहते हैं कि टीबी 2 किस्म की है। एक वो बीमारी जो कि फेफड़े के अंदर है, एक वो बीमारी जो फेफड़े के अलावा जिस्म के और किसी उज़्व में हो सकती है। इसको हम डॉक्टरी ज़बान में पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। और जो बीमारी एक से दूसरे को फैलती है उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह, बल्कि तकरीबन तमाम वजह वो पल्मोनरी टीबी है, क्योंकि जब वो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर टीबी के जरासीम अपने घर बना के रहते हैं तो उस इंसान के जो बीमार है, टीबी का शिकार है, उसके बोलने से, खांसने से, बातें करने से हवा में निकल आते हैं और उसके इर्द गिर्द की फिजा को आलूदा कर देते हैं। अब अगर एक सेहतमंद इंसान उस फिजा में सांस लेता है तो ये जरासीम उसके सेहतमंद फेफड़े में जाके बैठ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ घर बना के अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं और उसको भी बीमार कर लेते हैं। तो इस तरह ये बीमारी एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद शख्स में मुंतकिल हो जाती है। और एक आम अंदाज़ा है, बल्कि स्टडीज़ हैं, कि एक मरीज़ 1 साल में ये ठीक होने से पहले या खुदा न खास्ता मरने से पहले 14 लोगों में इस बीमारी की जरासीम ज़रूर फैला देता है, लेकिन उनमें से 4-5 लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से इस बीमारी से बच जाते हैं और 10 लोगों को बीमारी हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये 1 से 10 की ज़रब लगी हुई है और बीमारी आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहिबान, हुकूमतें और अदारे बीमारी को कम करने के चक्कर में हैं और जबकि जरासीम इस बीमारी को फैलाने के चक्कर में। तो ये एक ऐसी टग ऑफ वॉर चल रही है जिसमें कि जरासीम अक्सर मुकाबले में जीत जाता है और इसीलिए बीमारी जो है वो ऑन राइज है, कम होने पे नहीं आ रही। और ये जो पल्मोनरी टीबी है, जब इससे जरासीम निकलता है, ये सेहतमंद शख्स के लंग्स में जाता है, वो बीमार होता है, वो फिर आगे फिर और बीमारी फैलाना शुरू कर देता है। तो ये तो वजह है कि टीबी बढ़ क्यों रही है और ये टीबी ठीक होने पे क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसकी असल वजह अगर हम ये सोचें
कि टीबी को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सक रहा, तो इसको हम ये सोच सकते हैं कि इसमें कुछ फ़राइज़ की गफलत हुकूमतों की भी हो सकती है, कुछ फ़राइज़ की गफलत मरीज़ों की भी हो सकती है, और कुछ फ़राइज़ की गफलत उन लोगों से भी हो सकती है जो उस मरीज़ के इर्द गिर्द या उसके रिश्तेदार हैं। तो बात को मज़ीद छेड़ने से पहले हम ये चाहेंगे कि ये पता चले कि बीमारी का पता कैसे चलता है। तो बीमारी का पता चलने में सबसे पहले तो वो अलामात नमूदार होती हैं जो इस टीबी की बीमारी की वजह से होती हैं। 4, 5, 6 बड़ी बड़ी अलामात हैं। मरीज़ को अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आ रही हो और वो आम अद्विया से ठीक ना हो रही हो, या सीने में दर्द हो रही हो, या सांस चढ़ता हो, चलते फिरते हुए सांस फूलता हो, या उसको खांसी बलगम भी आ रहा हो और बलगम के साथ खून भी आ रहा हो, उसका वज़न बतदरीज कम हो रहा हो और उसको शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार रहता हो, तो इनमें से कोई एक बीमारी, एक इलामत या एक से ज़्यादा इलामात इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि ये शख्स टीबी का मरीज़ हो सकता है। और अगर वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ के टीबी के मरीज़ मौजूद हैं तो इस चीज़ का इम्कान और बढ़ जाता है। अब अगर ये इलामात नमूदार हो जाएं तो इंसान का क्या फ़र्ज़ है? जिस शख्स को ये बीमारियाँ, ये इलामात नमूदार हो रही हैं, उसका फ़र्ज़ है कि वो फौरी तौर पर किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाए और अपने इलाज की तशख़ीस करवाए। अगर वो शख्स कम इल्मी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाता तो उसके इर्द गिर्द के लोगों का, उसके रिश्तेदारों का फ़र्ज़ है कि उस मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाएं। टीबी की तशख़ीस का तरीक़ाकार बहुत सादा और सिंपल है। 5-7 अलामात ऐसी हैं कि अगर वो हो जाएं, जैसे कि खांसी का आना, बलगम खांसी के साथ आना, खून आना, वज़न का गिरना, शाम को बुखार रहना, ऐसी अलामात हैं कि इसमें हम कहते हैं कि ये शख्स सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट का मतलब ये है कि इसको टीबी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर ये शख्स डॉक्टर के पास जाता है तो बड़े आसान से टेस्ट हैं जिससे कि टीबी की तशख़ीस की जा सकती है। सबसे आसान, सादा और मौसर टेस्ट तो ये है कि उसका बलगम लेकर मुख्तलिफ कीमियाई अमल करके उसको स्टेन करते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि टीबी के जरासीम मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर टीबी के जरासीम मौजूद हैं तो ये 100% टीबी कन्फर्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं कि जिसमें टीबी के जरासीम को ग्रो करके देख लिया जाता है, उसको कल्चर कर लेते हैं और पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से जरासीम हैं और टीबी के जरासीम किस हद तक मौजूद हैं। और उसमें यह भी पता चल जाता है कि इस पर कौन सी अद्वियात जो हैं वो अमल कर सकती हैं, असर कर सकती हैं, और कौन सी अद्वियात असर नहीं कर सकती। तो वो एक टीबी का कल्चर टेस्ट जो है वो भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद ना हों और ये अलामात मरीज़ में मौजूद हों तो एक्सरे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक्सरे देख के भी एक अच्छा डॉक्टर जो कि मुस्तनिद माहिर अमराज़ सीना है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर एक्सरे पे ऐसा निशान आएगा तो इसके टीबी होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो बलगम का टेस्ट और एक्सरे, हमारे पास 2 ऐसे टूल हैं जिससे हम इस बीमारी का बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर जब तशख़ीस कर देगा, पता चल जाएगा, तो डरने की बात कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीमारी
अब वो 4600 साल पहले वाली बीमारी नहीं रही। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज किन अद्वियात से होता है। थोड़ा सा इलाज मुश्किल या लंबा ज़रूर है, 8 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, लेकिन इतना अरसा हम इलाज करते हुए ये देखते आ रहे हैं कि जो शख्स बाकायदगी से दवाई खाता है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और बहुत जल्द वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाता है। तो जब बीमारी का पता चल जाए, तशख़ीस हो जाए, तो इस चीज़ का हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अद्वियात बाकायदगी से खाएं। और ना सिर्फ ये फ़र्ज़ जो उस मरीज़ का है, बल्कि ये फ़र्ज़ उन लोगों का भी है जो उसके रिश्तेदार हैं, जिनमें वो रहता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये बीमारी जरसूमे से फैलती है, जो कि मरीज़ के खांसने, बोलने और थूकने से निकलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नो वन इज़ सेफ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस अनलेस एवरी वन इज़ सेफ। अगर किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी मुल्क में एक भी टीबी का मरीज़ है, तो वो 1 से 10 की ज़रब लग के बहुत सारे लोगों को बीमार कर सकता है। तो इसलिए बाकी सब लोगों का भी फ़र्ज़ ये है कि अगर वो अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो वो उस मरीज़ का इलाज ज़रूर कराएं जिसमें टीबी की तशख़ीस हो गई है। इसी स्लोगन को लेके WHO ने एक प्रोग्राम तजवीज़ दिया है जिसका नाम है डॉट्स प्रोग्राम। डॉट्स प्रोग्राम का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉक्टर मरीज़ जो है वो दवाई खाने से कतराता है या साइकोलॉजिकली बाज़ का दवाई नहीं खाता, तो कोई ना कोई शख्स उसको सुपरवाइज़ करे, जिसमें बेहतर है कि डॉक्टर, नर्सेज या हेल्थ प्रोफेशनल्स उसको सुपरवाइज़ कर रहे हों। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में डॉक्टर्स और नर्सेज की कुछ कमी है और दूर दराज के इलाकों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस मरीज़ का कोई रिश्तेदार या और कोई मोतबर शख्स इस चीज़ को सुपरवाइज़ करे कि वो शख्स रोज़ाना डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और जितनी अद्वियात डॉक्टर ने तजवीज़ की हैं वो दवाई खाता रहे, तो वो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक से दूसरे को फैलती है और ऐसा सारे लोगों को अपने चंगल में फंसा सकती है। तो इसलिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है इस टीबी को ठीक करने में उसकी मदद करें। फिर इसका इलाज कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि अद्वियात मौजूद हैं जो कि काफ़ी असर पजीर हैं और जरासीम उसके सामने नहीं ठहर सकता, लेकिन हमारी कोताही की वजह से ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि इलाज मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, थोड़ा सा सब्र आजमा भी है, लेकिन बेहतर बात यह है कि अगर किसी शख्स को इस बीमारी में मुब्तला होने से पहले बचा लिया जाए, और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये भी फ़र्ज़ उस शख्स का है जो टीबी का एक दफ़ा शिकार हो चुका है। टीबी की तशख़ीस में लेबॉरेटरी का किरदार इंतहाई अहम है। टीबी एक जरासीम से होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से इस तरह मुख्तलिफ होता है कि इसको माइक्रोस्कोप में देखना या स्टेन करना भी कदरे मुश्किल होता है, और इसको दूसरे बैक्टीरिया से की निस्बत लेबॉरेटरी में ग्रो करके उसका कल्चर और उसके बाद डिफरेंट जो हम एंटीबायोटिक्स की उसकी सेंसिटिविटी लगाते हैं वो भी मुश्किल होता है। और इसकी ग्रोथ में आम बैक्टीरिया आपको 2 या 3 दिन में आपको कल्चर की रिपोर्ट मिल जाती है, जबकि इसकी आम तरीकों से जो कि अभी तक राइज थे, कल्चर की रिपोर्ट को 8 या उससे भी ज़्यादा हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टीबी के डायग्नोसिस के ऐसे तरीके आ गए हैं जिसमें हम टीबी जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, और बहुत से तरीके अब 3 या 4 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट दे देते हैं, कल्चर और उसके साथ सेंसिटिविटी पैटर्न। जैसे कि पहले आपको बताया गया कि माइक्रोस्कोपी तो आपको 2 घंटे में रिपोर्ट दे देगी, लेकिन उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नज़र आता है जिसमें हम नहीं कह सकते वो जिंदा है या मुर्दा है और या वो दवाई से ठीक होगा या नहीं। अब जो एक नई टेक्निक डेवलप हुई है और जिसने टीबी की डायग्नोसिस को बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, वो जीन एक्सपर्ट या इसको हम रिफ एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसमें 2 घंटे के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि एक मरीज़ जिसको हमें शुबा है कि टीबी है कि नहीं, क्या वाकई उसको टीबी है, और अगर है तो क्या वो टीबी आम दवाइयों के इलाज से ट्रीट हो सकती है या उसके लिए हमें ख़ास किस्म की दवाइयाँ चाहिए। इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें कोई भी ख़ास तैयारी या किसी हाई लेवल बायोसेफ्टी लेवल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम इसके साथ प्रोवाइडेड एक कार्ट्रिज में पेशेंट का सैंपल लेते हैं और उसको हम यहाँ पे इसके मशीन में लोड कर देते हैं। उसके बाद ये साथ इसके स्कैनर लगा है, उसके साथ हम उसका बार कोड स्कैन करके मशीन को ऑन कर देते हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पे
पेशेंट की रिपोर्ट मिल जाती है जो हमें ये बताती है कि क्या इसमें टीबी थी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या वो रेजिस्टेंट टीबी है या सेंसिटिव टीबी है। अगर हमें 2 घंटे में ही ये पता लग जाए कि पेशेंट को टीबी है और वो एक रेजिस्टेंट टीबी है, तो उसका बहुत सा वक्त बच सकता है। उसको वो दवाइयाँ फौरन शुरू कराई जा सकती हैं जो उस टीबी को इलाज कर देंगी, और उस तरह वो टीबी आगे लोगों को फैलने से हम रोक सकते हैं। अब जब तशख़ीस हो गई, हमें पता चल गया कि हमें टीबी है, तो हमें चाहिए कि हम जगह जगह ना थूकें। खांसते हुए, छींकते हुए या बोलते हुए मुंह पर रुमाल रखें। फिर उस रुमाल को या अपने बलगम को किसी सही तरीके से डिस्पोजल करें, उसे कहीं दबा दें, उसे जला दें, उसे कहीं गटर में बहा दें, और वो जगह जगह थूकने से एहतराज किया जाए। तो यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी की चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इस जरासीम को अपने से आगे फैलने देखें। अब अगर मैं बीमार हुआ हूं तो मैंने भी किसी की कोताही की वजह से जरासीम हासिल किया है, और अगर इसी कोताही से मैं जरासीम आगे मुंतकिल कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना जो मेरे ऊपर एक नेशनल किस्म का मेरे ऊपर फर्ज है, कौमी फरीजा है मेरा, मैंने अदा नहीं किया, और मैंने इस बीमारी को आगे बढ़ने में मदद दी है, फैसिलिटेट किया है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट 8 महीने का है, प्रिवेंशन 2 मिनट की है। खांसते बोलते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, अपने बच्चों को अपने साथ ना सुलाएं, और हवादार कमरे रखें। धूप जो है वो एक कुदरती चीज़ है जो कि जरासीम धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। एयर करंट्स, कमरे में से हवा अगर बाहर निकलती है तो उन जरासीमों को उन कमरे से बाहर निकाल लेती है, और इस तरह वो आलूदा नहीं रहती उसकी फ़िज़ा कमरे की। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे हमें टीबी से बचने में बहुत मदद मिलती है। हर शख्स, हमें ज़रूरी है कि हर शख्स को इन प्रिवेंशंस की चीज़ों का, इस परहेज़ का पता होना चाहिए, और इस बीमारी को आगे बढ़ने से हमें रोकना चाहिए। टीबी का इलाज उसी वक्त ही मुमकिन है जब मरीज किसी मुस्तनद डॉक्टर या टीबी का इलाज करवाने वाले किसी अच्छे अस्पताल या सेंटर में रुजू करे। मुझे तो काफ़ी अरसे से ऐसे थे, कोई कहता था मोरों का मसला, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है। तो फिर मैंने एक्सरा वगैरह करवाया है तो टीबी आई है, तो इधर आ गई हूँ। मैं तकरीबन 7-8 माह से इस टीबी की बीमारी का शिकार हूँ, लेकिन मैं कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इस हॉस्पिटल का बताया, और मुझे ये बताया कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इसकी तशखीस करवाओ, ताकि तुम्हें बीमारी का पता तो चले और उसका मुकम्मल इलाज हो सके। फिर मैं इधर गुलाब देवी में आ गया, और यहाँ आके मैंने अपना इलाज शुरू करवाया, और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं ठीक हो रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत सारे लोकल डॉक्टर से इलाज करवाया, हॉस्पिटल्स में चेक करवाया, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आपको टीबी है। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आप इस हॉस्पिटल में आएँ, तो मैंने इस हॉस्पिटल में आया, अपना इलाज करवाया, स्पूटम्स वगैरह चेक करवाई, और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से आज मैं 1 माह के अंदर ठीक हो गई हूँ, जबकि इस टीबी के मर्ज का इलाज 2 माह में होता है। टीबी का इलाज अगर मुतवातिर और दुरुस्त तरीके से ना किया जाए तो ये मर्ज बिगड़कर पेचीदा सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। अब हम ये कहते हैं कि बीमारी तो ऐसी है जिसे हमें नफरत करनी चाहिए, लेकिन मरीज ऐसा नहीं है जिससे हमें नफरत करनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ काम करने वाला शख्स बीमार हो जाता है तो हमें उसे बिल्कुल सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि किसी हाथ मिलाने से या किसी का तौलिया इस्तेमाल कर लेने से या किसी के साथ एक प्लेट में खा लेने से ये बीमारी नहीं फैलती। ये तो उस सूरत में फैलती है कि जरासीम उसके सांस के साथ निकलें और उस फिज़ा को आलूदा करें जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो इसलिए मर्ज से हमें नफरत है, मरीज से हमें नफरत नहीं है, उसे हमें बिल्कुल अलहदा नहीं कर देना, वो हमारे माशरे का एक हिस्सा ही रहेगा। और वो, लेकिन हम सिर्फ ये देखें कि वो अद्वियात खा रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि दवाइयाँ खाने में कोई कोताही कर रहा है। अब अगर वो अद्वियात नहीं खाता सही, अगर वो
दवाई खाने में कोई कोताही करता है तो इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि उसका बलगम जो है जिसके अंदर जरासीम आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्पूटम पॉजिटिव फॉर टीबी। तो अगर उसका स्पूटम पॉजिटिव है टीबी के लिए, तो जब तक वो पॉजिटिव है तब तक वो दूसरों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब जरासीम आएंगे बलगम में तो बीमारी फैलेगी। तो स्पूटम को नेगेटिव हो जाना चाहिए, जो कि बड़ी जल्दी 15-20 दिन दवाई खाने के बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और मरीज जो है वो स्पूटम नेगेटिव टीबी में चला जाता है, जो कि बीमारी नहीं दूसरे को लगा सकता। लेकिन अगर मरीज बाकायदा दवाई नहीं खाएगा तो वो जरासीम ख़त्म नहीं होंगे, स्पूटम नेगेटिव नहीं होगा और वो हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक है बीमारी फैलाने के सिलसिले में जितना कि वो अपने और बाकी रिश्तेदारों के लिए। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि वो अद्वियात बाकायदगी से खा रहा है, जिस तरह डॉक्टर ने बताया उस तरह खा रहा है और अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, अपना लाइफस्टाइल सही कर रहा है, सैर करता है, खुली फिजा में रहता है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हम इस मूजी मर्ज को अपने अर्ज़ पाक से नहीं निकाल सकते। जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान का दुनिया में जो एक मुकाम है टीबी के बर्डन के लिहाज से, वो कोई खुश आइंद नहीं है, उसको अच्छा नहीं समझा जा सकता। इतने सारे मुल्कों में हम 5वें-6वें नंबर पे फिरते रहते हैं और हमें तो बहुत पीछे जाना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि शायद हमारे लोगों में तिब्बी इल्म का फुकदान है, लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। डॉक्टर्स की कमी भी हो सकती है, अद्वियात की कमी भी हो सकती है। गो कि अब गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में काफ़ी काम किया है और WHO के साथ मिलके जो हमने डॉट सिस्टम, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया पूरे पाकिस्तान में। अब अद्वियात फ्री मिलती हैं, बड़ी बड़ी NGOs बनी हुई हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें इस मर्ज़ के मुतालिक इल्म होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि अद्वियात जिस तरह तजवीज़ की गई हैं उसका कोर्स हमने उस बीमारी के मुताबिक मुकम्मल करना है। अगर हम ये सब कुछ करते रहेंगे तो वो वक्त कोई दूर नहीं है जब हम इस मुल्क से इस बीमारी को हम निकाल पाएंगे।